नमस्कार दोस्तों, वीआईपी टेक्नीशियन परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको भारतीय संविधान के प्रमुख भागों को बताया जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान में प्रमुख भाग हैं, इनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। अब बात करते हैं, सबसे पहला प्रश्न यहाँ से बनता है कि भारत का जो मूल संविधान है ये किसने लिखा था। ये प्रश्न कई एग्जामों में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ये भारतीय संविधान मूल संविधान है, इसको लिखने का काम किया था इन्होंने। बात करें भारतीय संविधान के भागों की, तो सबसे पहले चलते हैं हम भाग 1 पर। देखिए, भाग 1 की बात करें तो इसके अंतर्गत कुछ आता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो भाग 1 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक भाग 1 के अंतर्गत आते हैं। तो दो बातें हमें यहाँ ध्यान रखनी है। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, तथा आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक भाग 1 के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम भाग 2 की। देखिए, भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में सबसे पहली चीज किस बारे में बताया गया है, तो नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान है वो भाग 2 के अंतर्गत आते हैं। तो पहली चीज क्लियर होगी आपको, भाग 2 इसमें नागरिकता संबंधित प्रावधान आते हैं। देखिए, भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है वो है एकल नागरिकता, अर्थात अकेली नागरिकता ही भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग ली जाती है। देखिए, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक भाग 2 के अंतर्गत आते हैं, यानी कि 5 से लेकर 11 जो आर्टिकल है ये नागरिकता से संबंधित है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल जो 5 है इसमें नागरिकता की परिभाषा को दिया गया है, यानी नागरिकता किस हिसाब से बताई जाएगी ये बताया गया है आर्टिकल 5। और आर्टिकल 9 की बात करें तो नागरिकता का निलंबन कैसे होगा ये बताया गया है आर्टिकल 9 के अंतर्गत। तो इस प्रकार से आर्टिकल 5 से 11 में दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आर्टिकल 5 जो नागरिकता की परिभाषा को बताता है, और आर्टिकल 9 जो नागरिकता के निलंबन को दर्शाता है। बात करें जो नागरिकता है ये किस संविधान से ली गई है, तो नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रकार से भाग 2 में कुछ बातें हमें क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम अगले भाग पर, तो भाग 3 की ओर चलते हैं। देखिए, भाग 3 में बताया गया है मौलिक अधिकारों को। तो मौलिक अधिकार किस भाग में आते हैं, तो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार आते हैं। दूसरी बात, मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं, तो जो मौलिक अधिकार है वो यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसे आप समझिएगा। इसमें क्या पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उस समय सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के समय सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी है कि राष्ट्रीय आपातकाल कौन से आर्टिकल के तहत लगता है, तो वो है आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है, अर्थात ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 ये दो ऐसे आर्टिकल है जो राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। आगे चलते हैं, जो भाग 3 है इसे भारत का आधिकारिक पत्र कहा जाता है। अधिकार पत्र या इसी कहा जाएगा मैग्ना कार्टा। तो कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है, तो भाग 3 को भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा या भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट में हम बात करें तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो पूछा जाता है कि कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन के अंतर्गत मूल अधिकारों की मांग की थी, या कहा जाए कि कांग्रेस के द्वारा मूल अधिकारों की मांग कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर है 1931। 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता करी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 कराची अधिवेशन में
जो अधिवेशन हुआ था वहाँ कांग्रेस ने मूल अधिकारों की मांग की थी। अब बात करें जो मूल अधिकारों का प्रारूप है, ये प्रारूप किसने तैयार किया? तो इसका जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूल अधिकारों के प्रारूप को तैयार किया गया था। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। जो भाग 3 है इसमें हम पढ़ते हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। देखिए भाग 1 के अंतर्गत आर्टिकल 1 से 4 तक आते हैं। भाग 2 के अंतर्गत आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आएंगे। जो भाग 3 है इसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आएंगे। अब हम यहाँ मौलिक अधिकारों को देखते हैं कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं आगे। तो देखिए कुल मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों की बात करें तो उनकी कुल संख्या है टोटल 6। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पहला जो अधिकार है वो है समता या समानता का अधिकार। ये पहला मौलिक अधिकार है, समता या समानता का मौलिक अधिकार। इसमें पढ़ते हैं हम आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। आर्टिकल 14 से 18 तक हमारे आते हैं समता या समानता के अधिकार में। दूसरे मूल अधिकार की बात करें तो वो है स्वतंत्रता का अधिकार। जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक चलता है। तो देखिए आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट जो आता है वो आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है 22 के बाद में 23 और 24 जो आर्टिकल है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल है। आगे चले तो अगला आता है चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आते हैं। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा संस्कृति एवं शिक्षा का, इनसे संबंधित अधिकार। तो संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित जो अधिकार है वो आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत आएंगे। और जो लास्ट बचता है हमारे पास संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो आता है हमारे पास में आर्टिकल 32 के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हमने कुल टोटल 6 मूल अधिकारों को पढ़ा। समानता का पहला, दूसरा हुआ स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी और छठा आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अब एक एक को हम डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास समता या समानता का अधिकार। देखिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं समानता का अधिकार को। तो समानता के अधिकार की बात करें तो इसमें कुल कितने आर्टिकल आ रहे थे? आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18। तो सबसे पहले बात करें आर्टिकल 14 में क्या बताया गया है। तो आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग विधि के समक्ष समानता का सम्मान बताया गया है, यानी कि कानून के लिए सभी व्यक्तियों समान होंगे, या कह सकते हैं हम सभी व्यक्तियों के लिए जो कानून होगा वो एक जैसा होगा, एक ही नियम लागू होंगे। तो विधि के समक्ष समानता है ये आर्टिकल 14 हमें बताता है। बात करें आर्टिकल 15 की तो आर्टिकल 15 बताता है जो भेदभाव किया जाता है अलग अलग, जैसे धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, इन सभी भेदभावों का निषेध यानी मनाही होती है, वो होती है आर्टिकल 15 के तहत। तो 2 आर्टिकल हमने पढ़े, आर्टिकल 14 जो कानून के समक्ष या विधि के समक्ष समानता को दर्शाता है, और एक आर्टिकल 15 जिसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को मनाही की जाती है, निषेध किया जाता है। तो आर्टिकल 15 के बाद आता है आर्टिकल 16। जो आर्टिकल 16 है ये बताता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अर्थात जो सरकारी कार्य होंगे इसके लिए जो सरकारी पोस्टें होंगी, जो सरकारी वैकेंसियाँ होंगी उसमें समानता के अवसर प्रदान किए जाएंगे। ये है आर्टिकल 16। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो एक अपवाद स्वरूप निकल के आता है वो होता है आरक्षण संबंधी चीज़। ठीक है, वो इसी में शामिल किया गया है ताकि एक निम्न वर्ग को उच्च वर्ग तक समानता के साथ प्रस्तुत किया जाए, यानी बराबरी के लेवल पर लाया जाए। आर्टिकल 17 की बात करें तो आर्टिकल 17 बताता है अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत का अंत, ये बताता है आर्टिकल 17। ठीक है, ये हम सब पढ़ रहे हैं समानता के अधिकार के अंतर्गत। पहला हमने पढ़ा था विधि के समक्ष, दूसरा पढ़ा था हमने जन्म, लिंग, स्थान के आधार पर जो भेदभाव होगा उसका निषेध, तीसरा हमने जो पढ़ा है आर्टिकल 16 वो लोक नियोजन के विषय में असमानता का अवसर, और आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत, जो छुआछूत का अंत है। तो इसमें भी आप देखोगे आर्टिकल 18 आता है, उसमें बताया गया है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत यानी कि कोई भी व्यक्ति विशेष रूप से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन कुछ पुरस्कार है जो भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं वो इसके अपवाद स्वरूप माने जाएंगे, जैसे भारत रत्न है, पद्म विभूषण है,
पद्म भूषण है, पद्मश्री है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि जो पुरस्कार है ये सभी आर्टिकल 18 के तहत दिए जाते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है, इसे याद रखिएगा। पूछा जाता है कई एग्जामों में कि भारत रत्न है ये किस आर्टिकल के तहत किसी व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा, तो वो है आर्टिकल 18। अब नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। तो देखिए इस प्रकार से समानता का अधिकार समाप्त हुआ। अगला जो अधिकार आता है वो आता है स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए स्वतंत्रता के अधिकार में पढ़े तो इसमें आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 ये 4 आर्टिकल आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार में। सबसे पहले बात आती है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में 7 तरह की स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया है। कुल 7 तरह की स्वतंत्रताएं हैं, वो आती है स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 19 में। अब कौन कौन सी 7 तरह की स्वतंत्रता है, तो सबसे पहला आता है 19A जिसमें बोलने की स्वतंत्रता को बताया गया है, और प्रेस की जो स्वतंत्रता होती है वो इसी आर्टिकल के तहत दी जाती है। तो 19A प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता। 19B की बात करें तो इसमें बताया गया है कि शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होकर के आप कोई सभा कर सकते हो या कुछ 2, 5, 10 लोग आप एक जगह एकत्रित हो सकते हो, पर शर्त है बिना हथियार के। आर्टिकल 19B बताता है। 19C में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि आप कोई संघ बना सकते हो, कोई ग्रुप बना सकते हो, कोई समूह बना सकते हो, उसका संचालन कर सकते हैं। अगला आता है आर्टिकल 19D जिसमें बताया गया है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन कर सकते हो, इसकी स्वतंत्रता भी आपको प्राप्त है। आर्टिकल 19E में क्या बताया गया है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास भी आप कर सकते हो। जब आवागमन के लिए स्वतंत्रता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाओगे तो वहाँ रहना भी होगा, इसलिए निवास करने की स्वतंत्रता भी आपको मिलेगी। इसके बाद जो 19F है इसे ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें आता है संपत्ति का अधिकार। ये स्टार्टिंग में संपत्ति का अधिकार को देखो बताया गया था 19F, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या था, जब 44वां संविधान संशोधन आया 1978 के अंतर्गत, 44वां संविधान संशोधन 1978 में इस संविधान जो संपत्ति का अधिकार है इसे हटा दिया गया है, यानी कि अब वर्तमान में ये मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है, और इसे क्या बना दिया गया है, एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया है जो आर्टिकल 300A के अंतर्गत लिया गया है। तो तुमसे पूछा जाए संपत्ति का अधिकार कहाँ है, तो वर्तमान में पूछे तो अनुच्छेद 300A के अंतर्गत आता है, और ये किस प्रकार का अधिकार है, ये एक विधिक अधिकार है। पर पूछा जाए 44वें संविधान संशोधन से पहले कौन सा था, तो संपत्ति का अधिकार था वो एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था 19F में, ठीक है। अब बात करते हैं 19G की। तो कोई भी व्यक्ति व्यापार एवं आजीविका चलाने के लिए स्वतंत्र है, किसी भी प्रकार से कोई व्यापार कर सकता है, अपनी जीविका चला सकता है। इस प्रकार से टोटल हमने 7 पढ़े। 7 में कौन कौन से पढ़े हम वापस एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है बोलने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी बोल सकते हो। अब बोलने के लिए आपको कुछ लोग भी इकट्ठे करने हो सकते हैं, तो दूसरे में आता है कि एकत्रित कर सकते हो, लेकिन शर्त है बिना हथियार के। अच्छा, एकत्रित करोगे तो कोई समूह भी बनेगा, इसलिए आता है संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब संघ बना लोगे तो संघ का संचालन करने के लिए आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी पड़ेगा, तो किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। उसके बाद अब आओगे जाओगे तो वहाँ रहना भी पड़ेगा, तो किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। अब रहोगे तो वहाँ क्या करना होगा, संपत्ति भी खरीदनी होगी, तो ठीक है, रहने के लिए संपत्ति खरीदनी होगी, तो 19F में संपत्ति का अधिकार। और अब संपत्ति खरीद ली, वहाँ रह रहे हो तो कोई काम भी करना पड़ेगा, तो वो व्यापार या जीविका चलाने के लिए स्वतंत्रता। इस प्रकार से ये 7 के साथ 19 आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। अब आगे चले हम, तो आर्टिकल 20 की बात करें तो आर्टिकल 20 में बताया गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि, ये महत्वपूर्ण बात है, कई एग्जामों में पूछा गया है कि दोष सिद्धि का जो संरक्षण है ये किस आर्टिकल में दिया गया है। यहाँ कन्फ्यूजन होता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि आर्टिकल 20 के तहत ही अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। बात करें आर्टिकल 21 की, तो इसके अंतर्गत दी गई है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, तो वो आता है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। देखिए अब आर्टिकल 21A ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझना। इसमें बताया गया है 21A के अंतर्गत क्या बताया गया है कि किसी भी राज्य के द्वारा जिसमें बच्चे की आयु कितनी निर्धारित है, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु, इन सभी बच्चों को विधि के अनुसार यानी कानून के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी जो भी राज्य अपने राज्य के बच्चों को 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
पूछा जाता है कि आर्टिकल 21A कब जोड़ा गया था, तो आर्टिकल 21A 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये महत्वपूर्ण बात है, 21A याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 इसके अंतर्गत आता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण, कि ठीक है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी हो रही है तो उसके उपलक्ष्य में आप किस प्रकार से उसका संरक्षण कर सकते हो, उससे बच सकते हो, या फिर अपनी जो भी अधिकार है उनका उपयोग कर सकते हो। तो ठीक है, इसके तहत कुछ अलग अलग नियम आए थे। ठीक है, ये नियम इतने इम्पोर्टेंट तो है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ याद रख लेना जो भी है। जैसे निवारक निरोध अधिनियम आया 1950 में, ठीक, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम आया 1971 में, विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निरोध अधिनियम आया 74 में, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 के अंतर्गत आया था। और एक टाडा है, टाडा को भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये सबसे अधिक कठोर कानून है। इसमें क्या होता है, आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून, इसमें 5 में बताया गया है। और छठा पॉइंट है पोटो, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हो पोटो का मतलब क्या है यहाँ, तो इसका मतलब है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस, पोटो। ठीक है, ये 2001 के अंतर्गत आया था। ठीक है, 25 अक्टूबर 2001 से लागू हुआ था। अच्छा, जो पोटो है इसका नाम चेंज करके बना दिया गया पोटा। वो कब हुआ, 28 मार्च 2002 को। 2001 में लागू हुआ था पोटो के नाम से, और पोटा नाम इसको 2002 के अंदर बना दिया गया। ठीक है, और इसको फिर बाद में 2004 के अंतर्गत अध्यादेश के द्वारा समाप्त भी कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये कुछ कानून थे जो हमें गिरफ्तारी एवं निरोध के संरक्षण में प्राप्त हुए थे। तो ये आर्टिकल 22 के अंतर्गत आते हैं। अब आगे चलते हैं, तीसरा जो मौलिक अधिकार आता है वो आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो इसमें 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। जो आर्टिकल 23 है इसमें क्या आता है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिरोध लगाने के लिए तो आर्टिकल 23 आता है, और कारखानों में जो बच्चे काम करते हैं इनको रोकने के लिए आर्टिकल 24 आता है। ठीक है, तो कारखानों में मतलब बच्चों की उम्र वही 6 से 14 वर्ष, उससे कम वर्ष के आयु के बच्चे जो होंगे उनसे आप कारखानों में काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, यही कारखानों से बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। ठीक है, तो दोनों नियम आते हैं शोषण के विरुद्ध, यानी किसी का शोषण नहीं किया जाएगा, किसी का देह व्यापार नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 23, और कारखानों में काम नहीं कराया जाएगा, आर्टिकल 24। आगे आते हैं, 4th मौलिक अधिकार आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता से क्या मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसके पालना कर सकता है, और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए वो स्वतंत्र है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती है। तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, यानी टोटल 4 आर्टिकल आते हैं, वो आते हैं धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में। तो आर्टिकल 25 की बात करें तो यहाँ से आपको पता चलता है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानते हुए आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसका अपना सकते हो, उसको प्रचार प्रसार कर सकते हो। आर्टिकल 25 आपको ये स्वतंत्रता देता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 की बात करें तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अब आप जिस भी धर्म को मानोगे उसको धार्मिक कार्यों के प्रति उसमें आप प्रबंध करा सकते हो, ये आपकी स्वतंत्रता है। आर्टिकल 27 में बात करें तो आर्टिकल 27 में क्या आता है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करो या समुदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी कि कोई विशिष्ट काम हो रहा है किसी धर्म के प्रति तो उसमें टैक्स फ्री रखा जाए, ये आर्टिकल 27 में आता है। और आर्टिकल 28 के अंतर्गत क्या आएगा कि राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना का प्रतिषेध, ये आता है आर्टिकल 28। तो ठीक है, कुल मिलाकर के बाद आर्टिकल 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया जाता है, जिसमें आप अपने हिसाब से अपने स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकते हो, उसका अंतःकरण करके उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, उसके धार्मिक कार्यों का प्रबंध करा सकते हो, और विशिष्ट धर्मों के लिए टैक्स फ्री कार्य भी आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। अब हम आगे चलते हैं। 5वां जो अधिकार आता है वो आता है मौलिक अधिकार में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो बात करें इसके अंतर्गत 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 आता है वो आता है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। तो अल्पसंख्यक वर्गों के जो हितों का संरक्षण है वो आर्टिकल 29 में आता है।
और आर्टिकल 30 में आता है कि जो शिक्षा की संस्थाएं अल्प वर्गों के लिए, उनकी स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा। यानी कि वो अपने जिस भी शिक्षा संस्थान है उनकी स्थापना कर सकते हैं और उन पर प्रशासन का करने का अधिकार भी उन्हीं का होगा। तो इस प्रकार से आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये दोनों के दोनों संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार को दर्शाते हैं। अब इसमें जो लास्ट मौलिक अधिकार आता है वो आता है 6 नंबर का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए आर्टिकल 32 आता है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत आता है। तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल को कहा जाता है। तो पहली बात तो संवैधानिक का उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है। तो इन्होंने आर्टिकल 32 को कहा था संविधान की आत्मा। देखिए वैसे संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किस आर्टिकल को, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है, तो वह आर्टिकल 32 होगा। अच्छा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत कई प्रकार की रिटें जारी की जाती है, जिसके अंतर्गत आपको देखिए यहाँ मिलेंगी 5 प्रकार की रिटें जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अर्थात न्यायालय के सामने उपस्थिति होना जरूरी है। सेकंड आता है परमादेश। परमादेश का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का वैधानिक अधिकारी के द्वारा कर्तव्य नहीं करने पर यह आदेश जारी किया जाएगा। कोई वैधानिक अधिकारी है जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ परमादेश जारी किया जाता है। थर्ड आता है वो आता है प्रतिषेध लेख, जिसके अंतर्गत क्या आता है कि ऊपरी अदालत के द्वारा निचली अदालत को रोका जाता है। जैसे कोई स्टेट लेवल की हाई कोर्ट है, जो पूरे स्टेट का हाई कोर्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, जिला कोर्ट को रोक सकता है। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट किसी हाई कोर्ट को रोक सकती है, उनके आदेशों पर रोक लगा सकती है। यह आता है प्रतिषेध लेख के अंतर्गत। आगे आता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा के अंतर्गत क्या आएगा कि सार्वजनिक पद पर असंवैधानिक रूप से ग्रहण करने पर अधिकार परीक्षा का रिट जारी की जाती है। यानी आप किसी सार्वजनिक पद पर कार्यरत हो और अवैधानिक रूप से आप कार्य कर रहे हो या रूप से ग्रहण किया है आपने उसको, तो आपके खिलाफ अधिकार परीक्षा का रिट जारी की जाएगी। और अंतिम और 5वें नंबर की जो आती है वो आती है उत्प्रेषण। इसमें क्या होगा, किसी मामले को ऊपरी अदालत में हस्तांतरित किया जाएगा। जैसे कोई मामला हाई कोर्ट में चल रहा है उसे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया जाए, या कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है उसे हाई कोर्ट में पहुंचा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से 5 रिटें जारी की जाती है आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है और भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। तो इस प्रकार से आर्टिकल 32 और टोटल 6 मौलिक अधिकारों को हमने पढ़ा। देखिए बात करें मौलिक अधिकारों के संशोधन की, तो मौलिक अधिकारों में संशोधन कई बार हुआ है, जिसमें गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद है, ये 1967 में हुआ था। देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य संविधान के किस संशोधन से संबंधित है। तो ये मौलिक अधिकारों के संशोधन से संबंधित अधिकार है। तो गोलकनाथ पंजाब राज्य ये मौलिक अधिकारों के संशोधन से 1967। इसी के बाद में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में आया था सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत। अच्छा, और एक 24वें संविधान संशोधन 1971 में गोलकनाथ मामले में जो दिक्कतें आई थी, जो कठिनाई आई थी, उनको दूर करने के लिए 24वां संविधान संशोधन 1971 लागू किया गया था। तो पूछा जाता है 24वां संविधान संशोधन किसके लिए लागू किया गया था, तो गोलकनाथ मामले की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। ठीक है, संसद में मूल अधिकारों सहित पूरे संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त करने की शक्ति किसको दी गई, संसद को, आर्टिकल 368 के तहत। वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि संसद में जो संशोधन होते हैं, और इसमें लिखा हुआ है मूल अधिकारों सहित, देखो संशोधन होंगे और मूल अधिकारों में भी संसद संशोधन कर सकती है। तो किस आर्टिकल के तहत संसद के द्वारा संशोधन किए जाते हैं, तो वो है आर्टिकल 368। ठीक है, तो ये बताता है आर्टिकल 368 संविधान संशोधन कर सकती है संसद के द्वारा, और ये था 24वें संविधान संशोधन 1971 में। नेक्स्ट जो बात करें वो आती है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। देखिए गोलकनाथ वाला मामला हो गया वो, और इसके बाद आया 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये 1973 में आया। ये भी किससे था, इन्हीं से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन आया 1976 में, इसमें भी किस पर बात की गई थी, तो इसमें भी मौलिक अधिकारों के संशोधन पे बात की गई थी। और एक मिर्नवाल मिल्स बनाम भारत संघ
विवाद था 1980 का, ये भी मौलिक अधिकारों में संशोधन से संबंधित है। तो कुल मिलाकर के संविधान मौलिक अधिकारों के संशोधन जितने भी हुए, महत्वपूर्ण संशोधन हमने आपको यहाँ बता दिए। अब इसके बाद हम भाग 4 पढ़ेंगे, जो अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो भाग 4 से आगे का अध्ययन हम आगे के भागों में जारी रखेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी नए वीडियो आए वो आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। दोस्तों, इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।